Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सब बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट लास्ट चैप्टर चल रहा है. टॉपिक का नाम है एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक. चैप्टर जो है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है. दोस्तों इस टॉपिक में बताया गया ये चाइना की एक आपको रिडेम्पशन स्टोरी बता रहा है. मंचाओ एम्पायर जो कि चाइना को बेसिकली रूल करता था उसको ओवरथ्रो करा. मंचाओ एम्पायर को ओवरथ्रो करा था और एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया गया था 1911 के चाइना में. सुन यत सेन ही वॉज द लीडर हु वेंट अहेड एंड एस्टैब्लिश दिस रिपब्लिक. और आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग मॉडर्न चाइना के फाउंडर के तौर पे सुन यत सेन का नेम लेते हैं. एक गरीब घर से आया हुआ बच्चा मिशनरी स्कूल्स में पढ़ा जहां उसने क्रिश्चियनिटी, डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों के बारे में जाना. और हालांकि वो मेडिसिन स्टडी कर रहे थे, ही वॉज स्टडिंग मेडिसिन, और दिमाग में उथल पुथल मची रहती कि चाइना का फेट क्या होगा, चाइना के क्या हालात हो सकते हैं, चाइना क्यों इतना पीछे है. ये सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में छाई हुई थी. इनके प्रोग्राम को, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को जो नाम दिया गया था वो बेसिकली था 3 प्रिंसिपल्स सान मिन चुई. ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे दोस्तों, ये 3 प्रिंसिपल्स एक अथॉरिटी के ऊपर टिके रहते थे. ये 3 प्रिंसिपल्स बेसिकली, पहला प्रिंसिपल था नेशनलिज्म. इसका मतलब मंचाओ को हटाना है, क्योंकि मंचाओ डायनेस्टी को एक फॉरेन इंपीरियल डायनेस्टी के नाम से देखा जाता था जो चाइना के ऊपर आके रूल कर रही है. अब उनको किसी तरीके से हटाना है, वो चीज़ सक्सेसफुल करना थी और वो हो भी रहा था. तो पहली चीज़ लोगों के अंदर जो जगाना थी वो नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना जगाने वाली थी. मंचाओ प्रिंसिपल को हटाना था, मंचाओ डायनेस्टी को हटाना था, क्योंकि मंचाओ डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा फॉरेन डायनेस्टी का टेस्ट देती थी. भैया बाहर के लोग आके हमको रूल कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है. इसके बाद में सेकंड था डेमोक्रेसी. मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है, लोगों की बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जो फंडा होता है. एंड फाइनली था सोशलिज्म, जिसमें हमको कैपिटलिज्म हटाना है, इक्वलाइजिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कैपिटलिज्म हटाना है, सबको मौका देना है, वो चीज़ें करना थी. ये प्रिंसिपल सुन यत सेन का था. और दोस्तों लोगों को ये चीज़ बड़ी अच्छी भी लगी. पीपल सडनली फेल्ट कि हाँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट एक्चुअल चाइना शुड बी. ये चीज़ होनी चाहिए. अब देखिए, जब आप एक रिजाइम को हटा के एक नई रिजाइम लेके आते तो जाहिर सी बात है थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. चाइना में भी यही हो रहा था. पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल थी. इनफैक्ट 4 मई 1919 को एक बीजिंग में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ, एंग्री डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसमें एक पीस कॉन्फ्रेंस में कुछ डिसीजंस लिए गए थे उनका प्रोटेस्ट करने के लिए. ये एक गेट टुगेदर गैदरिंग रखी गई थी. अब हालांकि चाइना ने एलाइड आर्मी का पार्ट दिया था, मतलब लाइक जो एक्सिस थे जर्मनी, जापान एंड ऑल, चाइना ने इंग्लैंड का साथ दिया था. लेकिन इंग्लैंड के साथ देने के बावजूद चाइना डिड नॉट गेट बैक इट्स टेरिटरीज. चाइना को उसकी जो टेरिटरीज थी जो दूसरे लोग ले गए थे उससे, वो उसको वापस नहीं मिली. ये प्रोटेस्ट एक मूवमेंट बन गया और पूरा एक जनरेशन चाइना के
ट्रेडिशन को सेव करने के पीछे पड़ गया कि नहीं भैया, हमको तो अब हमारे देश की एक अखंडता बनाना है, एक नेशनलिज्म बनाना है। अब हुआ ये कि बहुत सारे लोग मॉडर्न साइंसेस, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म के आइडिया जो थे उसके थ्रू चाइना को सेव करेंगे हम लोग, अब हमारे देश की एक कल्चर निकाल के लाएंगे, ये सोच में लग गए। सबसे पहले फॉरेनर्स को बाहर निकालो, जो बाहर से आए हैं उनको निकालो, जो कंट्री को रूल कर रहे हैं, जो रिसोर्सेस ले रहे हैं उनको हटाओ यहाँ से, इनइक्वालिटी को हटाओ, पॉवर्टी को रिड्यूस करो। ये प्रिंसिपल्स बन गए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो फॉरेनर्स को ड्राइव आउट करना है, फिर इनइक्वालिटी हटाना है, पॉवर्टी को हटाना है, ये सब चीज़ें आने लग गई थी। और इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में एबॉलिश करने का प्लान बनाया। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम यहाँ से हटा लेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें आ रही थी चाइना के अंदर, सबसे पहले हम देखें, विमेन को सबऑर्डिनेट बनाया जाता था। विमेन को सबऑर्डिनेट बनाने के लिए फुट बाइंडिंग की ट्रिक होती थी। दोस्तों, चाइनीज़ लोगों के कस्टम्स में द विमेन हु हैड शॉर्ट एंड स्मॉल फीट were considered beautiful. I don't know what was their mentality. छोटी छोटी बच्चियों के पैर मतलब पट्टियों से बांध दिए जाते थे और उन पैरों को ब्यूटीफुल समझा जाता था। जितने छोटे पैर होंगे उतने ब्यूटीफुल होंगे। ग्रोथ को हैम्पर कर देते थे, हड्डियां मुड़ तुड़ जाती थी, आपकी फीट बर्बाद हो जाती थी। इट वॉज डिफॉर्म्ड टू कोर। नाउ ये सब चीज़ें हटाना है, हमको एक कल्चर लेके आना है, इक्वालिटी इन मैरिज देना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आना है, गरीबी हटाना है। अब ये हुआ, इस वक्त एक रिपब्लिकन रेवोल्यूशन भी आ गया था जिसे हम कहते हैं गोमिंगडांग। गोमिंगडांग मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी और सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये दो मेजर फोर्सेस ऐसी निकल के आई जिसने चाइना के लोगों को एक वादा दिया कि हम अब इस कंट्री को स्टेबल बनाएंगे। अब सुन यत सेन के जो आइडिया थे, ये आइडियाज डायरेक्टली जाते थे गोमिंगडांग पे। तो सुन यत सेन वाज द वन हु प्रपोज्ड दिस आइडियोलॉजी ऑफ गोमिंगडांग। इसके अंदर 4 ग्रेट नीड्स बताई गई थी। पहली नीड थी क्लोथिंग, दूसरी थी फूड, तीसरी थी हाउसिंग एंड देन ट्रांसपोर्टेशन। रोटी, कपड़ा, मकान और ट्रांसपोर्टेशन, ये 4 चीज़ें हम लोग हमारे देश में सही कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे देश का एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारे देश के लोग काफ़ी ऊपर हो जाएंगे। ये चीज़ें करना ज़रूरी था। सुन यत सेन की डेथ के बाद चियांग काई शेक एक नाम आता है। चियांग काई शेक, प्लीज माइंडेड, चियांग काई शेक एक नाम आया था जो गोमिंगडांग का लीडर था। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट, उन वॉरलॉर्ड्स के जो कि रीजनल लोग थे, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं मान रहे थे। चाइना में हमें पता है कुछ ऐसे वॉरलॉर्ड्स होते थे जिनकी खुद की आर्मी, टेरिटरी वगैरह होती थी। इन लोगों ने सेंट्रल अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। चियांग काई शेक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पर्सन था। चियांग काई शेक ने सडनली इन वॉरलॉर्ड्स के अगेंस्ट में एक कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करी कि तुम लोग सेंट्रल अथॉरिटी को मान नहीं रहे हो, तुम लोग देश में एक सरकार नहीं होने दे रहे हो, अपनी अथॉरिटी अभी भी चला रहे हो, तो तुम्हारे अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे वॉर करेंगे। अब यहाँ एक चीज और गलत हो गई थी दोस्तों। गोमिंगडांग और सीसीपी, दैट इज कम्युनिस्ट, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पहले एक प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, लेकिन चियांग काई शेक के टाइम पे चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट्स के अगेंस्ट में भी अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए थे। अब ये जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में जो ऑपरेशंस लॉन्च करे, इसके कारण थोड़ा सा तकलीफ हो गई। वो कट्टर फॉलोवर था
कन्फ्यूजनिज्म का। और इसने कहा कि ठीक है, हम कन्फ्यूशनिज्म जो सेकुलर थिंकिंग है वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमको हमारे देश को मिलिटराइज्ड नेशन बनाना है, हमको हमारे देश को मिलिटराइज करना है। और लोगों को कहा कि लोगों को एक यूनिफाइड बिहेवियर की आदत डालनी पड़ेगी। और इसने विमेन के लिए भी कुछ रूल्स निकाले थे दोस्तों। रूल्स ये निकाले थे कि विमेन को 4 वर्च्यूज हैंडल करने हैं: चेस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। ये बंदा, आई वुड रियली लाइक टू कमेंट, ये बंदा उस हद तक जाता है दोस्तों कि इसने विमेन की ड्रेसेस के हेमलाइंस तक सजेस्ट करे थे अपनी सारी राइटिंग्स में। मतलब विमेन कितने हेम की ड्रेस पहनेगी, कितनी उनकी लेंथ होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, टू गो अहेड एंड सेटिस्फाई देयर हस्बैंड, हाउ शुड दे वर्क इन द हाउस और परफॉर्म, उस हद तक गया था। अब आप समझ रहे हो कि एक रूल बुक बन गई है, उसके हिसाब से चाइना आप जीने लगेगा, चाइना के लोग जीने लगेंगे ना। देखिए, गोमिंगडांग के जो सोशल बेस थे ना, वो अर्बन एरिया में ज्यादा बेस्ड थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत लिमिटेड बेस में थी। अब होता ये है, शंघाई एक सिटी है जो उस वक्त सेंटर बन गई थी, ठीक है, मॉडर्न ग्रोथ की, क्योंकि गोमिंगडांग की पूरी पॉलिसीज जो चल रही थी, दैट वाज वर्किंग अप ऑन अ हायर स्केल। गोमिंगडांग वाज बेसिकली लुकिंग फॉर प्रमोटिंग इटसेल्फ बाय मॉडर्नाइजिंग द नेशन। तो जाहिर सी बात है, उनको सबसे ज़्यादा कहाँ पे ध्यान देना पड़ रहा था? उनको ध्यान देना पड़ रहा था शहरों पे, क्योंकि अर्बन ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ करती है। शंघाई उस वक्त एक शहर था जहाँ पे 1919 तक एक इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डेवलप हुआ था। इसका नंबर था 500,000। हालांकि बहुत कम परसेंटेज इसमें से, इस इंडस्ट्रियल वर्किंग पॉपुलेशन में से मॉडर्न इंडस्ट्रीज में था, जैसे कि शिप बिल्डिंग वगैरह। बाकी लोग जितने भी थे ना, वो शाओशिमिन नाम से, मतलब छोटे दुकानदार, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, आपके आते हैं पेटी अर्बनाइट्स जिनको कहते हैं, उस कैटेगरी में आते थे। अब अर्बन वर्कर्स ज़्यादातर विमेन थी, उनको भी वेजेस लो ही मिलते थे, क्योंकि विमेन को उतना इक्वल कंसिडर नहीं किया जा रहा था। आप जानते हैं, इस बंदे की जो रिजाइम थी, इसने जो मेंटालिटी बना के रखी थी, वो एक ऐसी रिजाइम बना के रखी थी दैट इवन विमेन वर लाइक कंसिडर्ड सेकेंडरी। वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे, और वर्किंग कंडीशंस के बारे में तो बात ही नहीं करना दोस्तों। इट वाज लाइक रियली रियली बैड। अब धीरे धीरे इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज होता है और विमेन अपने राइट्स के लिए बात करने लगती है कि भैया हम हमारे हिसाब से फैमिली चलाएंगे, हम हमारे हिसाब से बच्चे बड़े करेंगे। अरे यार, लव एंड रोमांस तो एक पर्सन का इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके भी पीओवी से वो एटलीस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो वो चीज़ भी हम डिसाइड करेंगे। अप्रोर आने लग गई थी दोस्तों, थिंग्स वर लाइक रियली गोइंग बैड। सोशल और कल्चरल चेंजेस जो थे, ये जो आने लगे ना, इससे ना बड़े बड़े स्कूल्स भी खुलने लगे। इनफैक्ट पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो खुली थी 1902 में। और पेकिंग यूनिवर्सिटी के खुलने के कारण दोस्तों, ये सोशलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और इस सब की फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी। जर्नलिज्म फैलने लगा, पत्रकारिता, और लोगों को एक नई थिंकिंग के बारे में पता चलने लगा। जर्नलिज्म के थ्रू ये सारे जो आलेख होते थे, एसेज होते थे, राइटअप्स होते थे, लोगों तक पहुंचने लगे। एक लाइफ वीकली जो जाओ तोफेन ने मैगजीन चालू करी थी, वीकली पीरियोडिकल था, वो आने लगी। और इसके अंदर ना लोगों को नए नए ट्रेंड्स, नए नए आइडियाज़, ये सब मिलते थे दोस्तों। तो चीज़ें अब पूरे तरीके से हम देखें
तो चाइना में चेंज होने लग गई थी। बड़े बड़े लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, कमाल अतातुर्क, ये जो टर्की के थे, इनके आर्टिकल्स उस मैगजीन में छपने लगे। इसका सर्कुलेशन दोस्तों सडनली बढ़ गया। 2000 कॉपी सर्कुलेट होती थी 1926 में। 1933 आते आते नंबर 200,000 हो गया, मतलब ये नंबर 2 लाख हो गया था। सो जस्ट इमेजिन हम कितने टाइम की ग्रोथ देख रहे हैं इसमें। ये जो नंबर था ये बता रहा था कि चाइना के लोग अब मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करने लग गए थे and things were changing. This was something really good that was happening in China for the first time. People felt that they now have rights. Women felt कि पहली बार हमको equally treat किया जा रहा है. This was something really that was happening. एक आर्टिकल है यहाँ पर जिसमें हमको समझ में आएगा कि उस वक्त चाइना की क्या चेंजेस हो रही थी। नाउ शंघाई इन 1935, शंघाई एक टाउन है, वी नो, मॉडर्न सिटी बन रही है। बक क्लेटन, a black American trumpet player in Shanghai with his jazz orchestra, lived the life of the privileged expatriates. But he was black, and once some white Americans assaulted him and his orchestra members and threw them out from the hotel they played in. Thus, though American, he had greater sympathy for the plight of Chinese, being himself a victim of racial discrimination. Buck Clayton एक बंदा था. He was black American trumpet player and he lived in Shanghai. उस वक्त चाइना में Shanghai was an American, like colony. He lived in Shanghai and played in orchestra, was part of an orchestra, played trumpet. लेकिन उसको वाइट अमेरिकन्स ने ही एक बार ब्लैक बोल के फेंक दिया था बाहर। उसको काफ़ी उसके साथ गलत बर्ताव करा था। बक क्लेटन को पता था जिस तरीके से चाइना में कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, क्योंकि उसको खुद को भी डिस्क्रिमिनेट किया गया था। ही न्यू, तो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसके दिल में इन लोगों के लिए। ऑफ देयर फाइट विद वाइट अमेरिकन्स where they emerged victorious, he writes, the Chinese onlookers treated us like we had done something they always wanted to do and followed us all the way home, cheering us like a winning football team. अब बक क्लेटन की जब फाइट हुई, रिटेलिएट हुई विद वाइट अमेरिकन्स, चाइनीज लोग देख रहे थे कि ये जो फाइट हो रही थी, बक क्लेटन को वाइट अमेरिकन्स गलत ट्रीट कर रहे हैं। चाइनीज लोगों ने ऐसे ट्रीट करा जैसे कि वो हमेशा किसी और के साथ करना चाहते थे और वो लोग उस चीज में दब रहे थे। When they saw us retaliating to white Americans, उन्होंने हम लोगों के अंदर वो जोश देखा जो शायद उनके अंदर हमेशा से था, but they couldn't show it. और उस रीजन से वो हमको एक विनिंग फुटबॉल टीम के मेंबर्स के समान घर तक छोड़ने गए, चीयर करते हुए। वाह, बड़ा अच्छा काम करा। The poverty and hard life of the Chinese, Clayton writes, I would see sometimes 20 or 30 coolies pulling a big heavy cart that in America would be pulled by a truck or by horses. These people seemed to be nothing but human horses, and all they would get at the end of the day was just enough to get a couple of bowls of rice and place to sleep. I don't know how they did it. Buck Clayton लिखते हैं अपनी बुक में कि कुछ चाइनीज लोगों की हालत ऐसी थी कि खूब सारे लोग एक कार्ट को धक्का देते थे और उनको बस एक कटोरी चावल मिल जाया करते थे। वो उसे खा के सोने के लिए जगह ढूंढते थे कहाँ सोए, और सो जाते थे। तो चाइना की ये हालत थी। तो आप समझ जाते हैं शंघाई में इंडस्ट्रियलिज्म की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी थी, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज में काफ़ी कम लोग थे। आज भी लोग वही गरीबी में जी रहे थे। दिस वॉज अलार्मिंग। अब हम आते हैं गोमिंगडांग के अटेम्प्ट्स जो थे ना, ये चीज डायरेक्टली बता रहा है कि गोमिंगडांग के जो अटेम्प्ट्स थे देश को यूनाइट करना, चीजें फैलाना, सुनियत सेन का जो सपना था वो फाइनली फेल हो रहा था। इट वॉज फेलिंग। क्यों?
क्योंकि उनका सोशल बेस बहुत नॉर्मल था। जो सोशल बेस था उनका वो सिर्फ अमीरों तक लिमिटेड था। वो गांव में गरीबों के पास, वर्कर्स के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। पॉइंट 1। नेक्स्ट, उनका पॉलिटिकल विजन जो था ना वो भी बहुत लिमिटेड था। वो लोग एक लिमिटेड सोसाइटी को देख के अपने ड्रीम्स पूरा करना चाह रहे थे। दे वर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर ऑन द होल कंट्री। एक मेजर प्लैंक जो था सुन यत सेन के प्रोग्राम में, मतलब जो काम करना चाहिए, सुन यत सेन की बात हो रही है यहाँ पे, अभी चियांग काय शेक की बात नहीं हो रही है। सुन यत सेन के प्रोग्राम में एक जरूरी पायदान जिसे हम कह सकते हैं, प्लैंक, दैट मीन्स एक स्टेपिंग स्टोन जो था वो था रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग द लैंड। मतलब एक अमीर को ज्यादा अमीर मत होने दो, गरीब को ज्यादा गरीब मत होने दो, लैंड को इक्वलाइज करो। जो लैंड होल्डिंग्स इंडिया में 1947 के बाद में गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी करने की, वो चीज चाइना में भी होने वाली थी। सुन यत सेन के प्रोग्राम में वो लिखा भी था, लेकिन उस चीज को कभी कैरी आउट ही नहीं किया गया, क्योंकि पार्टी ने पेजेंट्री और ये जो सोशल इंक्वायरी, जो किसान है और सोशल जो इनइक्वालिटीज हो रही है उसको टोटली इग्नोर ही कर दिया था। एंड एक चियांग काय शेक के टाइम आते आते मिलिट्री रिजाइम को एस्टैब्लिश करने पे ज्यादा जोर डाला जा रहा था, रादर देन एड्रेसिंग टू द इमीडिएट प्रॉब्लम्स दैट पीपल आर फेसिंग। दे वर नॉट एड्रेसिंग टू द राइट प्रॉब्लम एट द राइट टाइम। ये गलती हो रही थी। कहते हैं ना, एक स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस वाली जो कहानी होती है वो यहां पे होने लग गई थी। सो नाउ वी नो अबाउट what went wrong in China, how did it go wrong, and why Kuomintang was not able to perform well. This is the timeline for Japan and China for the years that was going on. You can go through it. कुछ important dates आती है इसके अंदर, please understand it. कुछ doubts रहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना, और सवाल भी पूछ सकते हो दोस्तों। यू हैव माई नंबर्स अवेलेबल ऑन द नेट, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। प्लीज़ टेक केयर एंड स्टार्ट स्टडिंग। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, प्रॉबेबली मार्च में डेट्स आ रही है फाइनल एग्जाम्स की दोस्तों। बाय बाय।